मैं आपके चैनल पर कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या देश का भला नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी? राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ही झूठ बोला जाए कि कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्द बीजेपी में ना चले जाएं। भगवान, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लग रहा है 2024 से पहले आप यू टर्न ले लेंगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। कितना मुश्किल होगा आपके लिए 2024 का इलेक्शन? नहीं, मुश्किल तो है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता है, बहुत पॉपुलर नेता है। बीजेपी बहुत सशक्त हो गई है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम एक नई कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार आचार्य जी, जो एक आध्यात्मिक गुरु भी है, लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और बीच बीच में कांग्रेस पार्टी को सलाह देते भी रहते हैं। पर अगर पिछले 2-3 महीनों को गौर करें तो लगातार उनके कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार वो पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं तो कई बार अपने ही नेता को लेकर कटाक्ष कर देते हैं। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है? देखिए पूजा, मन में जो चल रहा है उसे मन की बात कहते हैं। मन की बात अगर मैं करूंगा तो प्रधानमंत्री जी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मन की बात पे उनका कब्जा है जी। तो अपन राष्ट्र की बात कर लेते हैं, देश की बात। अब मोदी जी भी मन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मैं तो एक बहुत ही छोटा सा एक नागरिक हूँ जी। अगर राजनीति में होने का मतलब ये है कि हम अपने भीतर के उद्गारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, या हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। तो मैं जो भी बात करता हूँ अपने विवेक से करता हूँ, अपने अनुभव से करता हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। आप कहते हैं कि मैं पीएम मोदी का आलोचक हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस में कई बड़े बड़े नेता हैं जो पीएम मोदी के दुश्मन ही लगते हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान आते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आप पार्टी से अलग हट के पीएम मोदी का समर्थन करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में भी मोदी जी के दुश्मन है। सर, लिस्ट लंबी है। अब सोचने का नजरिया है, वो भी सब आलोचक ही हैं, और आलोचना करने का अपना अपना तरीका और होता है। कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। मैं देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र में पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जी सबके फैसलों की समीक्षा हुई है जी। और होनी चाहिए। सर, थोड़ा वक्त दीजिएगा, कुछ आपको याद दिलाना चाहेंगे। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को कहा मौत का सौदागर। पीएम मोदी की रावण के साथ तुलना की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा कि मोदी को औकात दिखा देंगे। तो वहीं सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सबसे ज्यादा क्रूर प्रधानमंत्री है। बंदर से भी तुलना कर दी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये देश मोदी अमित शाह के बाप की नहीं है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर से कर दी। राहुल गांधी तो हमेशा करते ही रहते हैं, उन्होंने भोपू और जेब कतरा तक कह दिया। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी की तुलना गंदी नाली से कर दी। संजय निरुपम ने मोदी को बताया औरंगजेब का अवतार। प्रियंका गांधी भी करती रहती हैं, उन्होंने दुर्योधन से तुलना कर दी। सुशील कुमार सिंधे ने मोदी को हिटलर कह दिया। जिग्नेश मवानी ने नमक हराम कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहा। ऐसे कई, अभी लिस्ट काफी लंबी है सर। इतने बड़े बड़े नेता हैं, इस तरह के पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत गलत है ये? पूजा, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी नेता के विरोध करने के लिए उसको गाली देना जरूरी नहीं समझता, कठोर शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझता। आलोचना मुस्कुरा के भी हो सकती है, विरोध अच्छे शब्दों से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कहा गया
जैसा आपने बड़ी लंबी लिस्ट बताई, इस देश में तो गांधी को गद्दार कहा गया, इस देश में पंडित नेहरू को अय्याश कहा जाता है, इस देश में इंदिरा गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, इस देश में सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, इस देश में राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया। इस देश के अंदर जितने भी राजनीति में लोग आए उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। तो सवाल इस बात का है कि आपको सिर्फ वो बातें याद हैं जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई, महात्मा गांधी के लिए, गांधी फैमिली के लिए, सोनिया गांधी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, पंडित नेहरू के लिए, जो इस राष्ट्र का निर्माता। जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आज आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ 10 सालों में नहीं हुआ, ये बड़े हमारे नेताओं का खून पसीना और इस देश के करोड़ों जनता का एक विश्वास शामिल है इसमें। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पंडित नेहरू को गाली दी, जिन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को बुरा भला कहा, जिन्होंने सोनिया गांधी को कितने अपशब्दों से नवाजा गया है। सोनिया गांधी की खता यह है कि क्या वो गांधी परिवार की बहू बनी? क्या प्रियंका गांधी का ये दोष माना जा सकता है कि वो सोनिया गांधी की बेटी हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं? तो क्या उन्हें इस देश में राजनीति करने का हक नहीं? प्रश्न ये पैदा होता है कि आप प्रिविलेज मत दो कहीं किसी घर में पैदा होने का, लेकिन उस घर में पैदा होने का उन्हें अभिशाप भी नहीं होना चाहिए, उन्हें सजा भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जिन नेताओं के नाम लिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, वो तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि हम लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करते हैं जी। हम उनकी आलोचना करते हैं, उनके सही फैसलों की सराहना करते हैं, और राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ही झूठ बोला जाए। लेकिन सर कई बार देखा जाता है कि पीएम मोदी कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आप एक आध्यात्मिक गुरु है, आपको भी पता है कि राम मंदिर का मुद्दा अभी कितना महत्वपूर्ण है। जल्द हम मंदिर में जाके दर्शन भी करेंगे, यूसीसी का मुद्दा भी चल रहा है, पर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्या देश का भला नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी? देखिए, जहां तक राम मंदिर का फैसले का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी। वहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। उसका उद्घाटन होगा जी। मैं तो खुद रामलीला के दर्शन करने गया हूँ, मैं दोबारा जाऊंगा, मेरा सौभाग्य होगा। हजारों लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा जी। और वो राम मंदिर को बनता हुआ नहीं देख पाए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं जाएंगे? क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के? नहीं। क्या भगवान राम क्या किसी एक पार्टी के हो सकते हैं? क्या ये देश सिर्फ एक पार्टी का हो सकता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता जय श्री राम बोलने से कतराते भी हैं सर। जो कतराते हैं आप उनका नाम ज्यादा लेते हैं। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, अंतर क्या है? क्यों? सिया राम भी हमारे, राम भी हमारे। मैं आपके चैनल पर कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बताइए कितना कहूँ? सर यूसीसी को लेकर आपका क्या राय है? नहीं, पहले बताइए, जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं वो आपको याद रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम याद नहीं रहता। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बोलने की आजादी है, ये देखिएगा। वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां पाबंदी नहीं है। तो आप अगर जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं उनको कांग्रेस मान रहे हैं, तो जो जय श्री राम बोलते हैं इनको कांग्रेस क्यों नहीं मान रहे? तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्द बीजेपी में ना चले जाएं। क्या भगवान सर ये सवाल कई बार खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आपको कहीं बीजेपी से ऑफर तो नहीं है? सर दिल की बात बताइएगा, मन की बात, दिल की बात बताइए। टीवी डिबेट्स में तो मैंने कई बार देखा खुल के नेता कहते हैं कि सर आप आ जाइए बीजेपी में। आपका मन क्या कहता है? आपका क्या कहता है? सर मुझे तो लग रहा है 2024 से पहले आप यू टर्न ले लेंगे। मैंने अपने मन की बात कही। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। लेकिन अभी तक ऐसा मेरा कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर ऑफर आएगा सर तो? जब आएगा तो आप बताइएगा कौन लेके आएगा, क्या लेके आएगा, तो उस पर मैं फैसला करूंगा। आप पीएम मोदी को किस हिसाब से देखते हैं? पीएम मोदी अमेरिका दौरे पे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, खर्चे का हिसाब किताब मांगती है, लेकिन आप कहते हैं कि वाह विश्व में नाम ऊंचा हो रहा है। आपके कई ट्वीट्स भी सामने आए। नए संसद भवन का निर्माण होता है तो आप कहते हैं कि देवता पुष्प बरसा रहे हैं, गधे चिल्ला रहे हैं। तो आप पीएम मोदी की वजह से कहीं बीजेपी में तो नहीं जाने वाले हैं? देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई अच्छा काम करे उसकी सराहना कर दो तो उसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि वो भाजपा में जाना है? सर ये राजनीति है। नहीं, मुझे आप बताइए
कि जिस समय 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके घोर आलोचक थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो दुर्गा की शक्ति जैसा काम किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर इंदिरा गांधी जी की तारीफ की तो क्या वो कांग्रेसी हो गए थे? और नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन भेजा गया था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसी हो गए थे? ऐसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी जी की तारीफ करने के बाद भाजपाई रहे, कांग्रेसी नहीं हुए, वैसे ही मैं देश के प्रधानमंत्री के अगर किसी अच्छे काम की सराहना कर देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी में हो गया। लेकिन आप पार्टी से हटकर कुछ ट्रैक ले लेते हैं, तभी ये सवाल खड़े होते हैं। पूजा जी, मैं ऐसा मानता हूं कि एक परिवार एक व्यक्ति से बड़ा होता है और समाज परिवार से बड़ा होता है। जी सर। और पार्टी समाज से भी बड़ी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा। और कई बार आप कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हैं, देश के। नहीं, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का होता ही नहीं है। ये अलग बात है कि वो किसी एक पार्टी का नेता होता है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है। सर, 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? कितना मुश्किल होगा आपके लिए 2024 का इलेक्शन, या आसान होने वाला है? नहीं, मुश्किल तो है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं। बीजेपी बहुत सशक्त हो गई है। दूसरे, बीजेपी ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी बना करके देश को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां धर्म, राष्ट्र और संस्कृति, सभ्यता, है ना, और तमाम तरह के ऐसे ऐसे इमोशनल मुद्दे उठा दिए हैं, उनसे इस देश में एक डिवीजन जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन हिमाचल, कर्नाटक जीतने के बाद अभी कांग्रेस का जोश हाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तैयारी है। हम तो हारते हैं तब भी हमारा जोश हाई रहता है। हमारे जोश में कभी कमी नहीं होती। हम यूपी में बहुत बुरी तरह हारे, लेकिन हमारा जोश कहाँ ठंडा हुआ। हम हिमाचल में जीत गए, अब हम कर्नाटक जीते हैं, अब देखना मध्य प्रदेश जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। और राजस्थान में जो विवाद था, जो थोड़े से मतभेद थे सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में, वो भी हमने कल दूर किया है। आपको लग रहा है वो ठीक हो गया है? आपने उसका जिक्र किया तो मैं आपका एक ट्वीट कल देख रही थी, उसमें आपने लिखा कि वो घायल है इसलिए नहीं आए। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में घायल लिखना अशोक गहलोत जी के लिए तंज है, या उनकी सेहत को लेकर आपने चिंता जताई है? घायल को मैं कैसे समझूं? क्या वो चारों खाने चित हो गए हैं? देखिए, उनको चोट लगी, बिल्कुल लगी, जख्म हुआ जी, तो घायल ना हुए तो क्या हुए? सर, इतनी भी चोट क्या कि वो आ नहीं पाए, वर्चुअली उनको जुड़ना पड़ा। इतनी इम्पोर्टेंट बैठक थी, बाद में भी पोस्टपोन तो कर सकते थे। भाई, सीएम है वो राजस्थान के। आपने मेरा ट्वीट तो देखा, लेकिन मैंने जो दिलों को जोड़ने की कोशिश की वो नहीं दिखाई दी आपको। ये अफसोस की बात है। अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम एक नई कहानी वाली कांग्रेस बात है। पार्टी आपके लिए पुरानी ना हो जाए, नए दौर की कहानी बीजेपी ना बन जाए। सर, एक सवाल मेरा, आप मेरी फिक्र इतनी क्यों करती हैं? मैं इतनी फिक्र तो मेरी भाजपा वाले भी नहीं करते। सर, करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर सर, आपने कहा कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रियंका गांधी बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से बेस्ट ऑप्शन प्रियंका गांधी है? सवाल राहुल गांधी जी का नहीं। राहुल गांधी जी इस देश में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में की। कैसे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जी के बाद यदि किसी ने इस देश की पैदल यात्रा की, वो राहुल गांधी है। बिल्कुल। कोई चुनाव अपनी लीडरशिप में हारने के बाद नैतिकता के आधार पर नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए किसी ने अगर पद छोड़ा, वही कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जी, अगर किसी ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता को छोड़ा, उसका नाम राहुल गांधी है। थर्ड, कि सारी पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। इट मीन्स ही इज ए मैन ऑफ ए कमिटमेंट। ही इज मैन ऑफ कमिटमेंट। उसने जो कहा वो किया। तो
तो ऐसे नेता की तो सराहना होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया। इसकी सराहना होनी चाहिए थी, क्योंकि और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में चुनाव हारी हैं। ममता जी भी हारी, समाजवादी पार्टी भी हारी, बसपा भी हारी, आरजेडी भी हारी, शरद पवार जी की पार्टी भी हारी, है ना, सब जगह हारे। लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सबके अध्यक्ष वही हैं, सिर्फ राहुल जी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जिस निर्णय की, जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उसकी आलोचना शुरू हो गई। ये हमारा लोकतंत्र है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि अगर राहुल गांधी जी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बने तो हमारी पहली प्राथमिकता राहुल गांधी है जी। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने इस देश की पूरी राजनीति को आप देखिएगा। मुझे बताइए, प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा किसका है? प्रियंका गांधी से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है? प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है? प्रियंका गांधी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी है जी? पूरा देखिए ना, पूरा विपक्ष देखिएगा। तो मैंने ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है, भाजपा की इस टीम को हराना है, देश की सत्ता से बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक चेहरा देना पड़ेगा। वो है प्रियंका गांधी। क्योंकि हो सकता है प्रियंका गांधी, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे बताए वाई प्रियंका गांधी, तो मैं पूछूंगा वाई नॉट प्रियंका गांधी? नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, फैसला मेरे कहने से तो होगा नहीं। आप कह रहे हैं विपक्ष का जो दूल्हा होगा वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात नहीं सजती ना जी। अब अगर कोई विपक्ष का नेता ये कहता है कि साहब चुनाव होने दो, हम जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार चुन लेंगे। अरे प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार पहले चुनो जी, तभी तो देश की जनता वोट देगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरों का चुनाव है, और मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो चेहरे के सामने हमें चेहरा देना चाहिए। अगर हम चेहरा नहीं देते हैं तो हमारा मैसेज देश की जनता में क्लियर नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम चेहरा दें तो फिर ऐसा चेहरा दें जो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से, और एक क्रेडिबल चेहरा होना चाहिए। उसमें प्रियंका गांधी, मुझे अच्छा लगता है कि उनको अगर बनाया जाएगा तो एक अच्छी फाइट होगी जी। ये आपकी राय है, अपनी पर्सनल राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आखिरी सवाल जाते जाते मेरा, क्या अगली बार जब मैं आऊँ आपसे आपका इंटरव्यू लेने के लिए करूँ तो मुझे इंट्रोडक्शन में ये बोलना पड़े कि अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए आचार्य जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं? मान लिया जाए कैसे? इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।